हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे बीपीएससी 4.0 में एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन में जिन भी बच्चों का विषय हिस्ट्री और पॉलिटी है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। आपको पता है कि ये एसएसटी में हिस्ट्री और पॉलिटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इस पर चर्चा करते हैं। आज की इस वीडियो में जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों से ज़्यादा उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जिन भी बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें द्विराष्ट्र सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रस्तावित किया गया था, ठीक कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, प्रयागराज 24 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन। पहली चीज़, मुस्लिम लीग के कई अधिवेशन हुए थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन यानी आपको पता है कि 1906 में क्या होता है, सूरत में विभाजन हो जाता है कांग्रेस में। कि कांग्रेस पे चर्चा ये होती है कि हम आंदोलन को स्टार्ट करें, वो गर्म दल से स्टार्ट करें या नरम दल, यानी गर्म दल के विचारों से स्टार्ट करें या नरम दल। इसके वजह से सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, पर विभाजन हो गया। साथ में होता है 1907 में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है 1900। तो आपको पता है कि जो रास बिहारी बोस थे उसके बाद से मुस्लिम लीग का गठन होता है। आपको पता है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में इसका अधिवेशन होता है। अब 1907 में, ध्यान रखिएगा, 1907 में भी मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन होता है, पर वो होता कहाँ है, कराची में। लेकिन मुस्लिम लीग का वो 1907 में होता है। ये 1930 में, 24 दिसंबर 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांतों का प्रतिपादन। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब ये कहा था कि हिंदुओं के लिए भारत और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान, जैसे दो राष्ट्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन। ये प्रस्तावित कहाँ से हुआ था? ये प्रयागराज 24 दिसंबर 1930 को प्रारंभ हुआ था, प्रस्तावित किया गया था। ये मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन था। विभाजन कब हुआ, ध्यान रखिएगा, बहुत करजन 1905 में बंगाल का विभाजन कर देते हैं। और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, क्यों? क्योंकि उस समय वो रीज़न ये देते हैं कि बंगाल क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुस्लिम जो है बहुत बड़ा है, इसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में हम विभाजित कर देते हैं। और बंगाल विभाजन की वजह से ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और फिर होता है मुस्लिम लीग का गठन। साथ में ध्यान रखिए, सूरत अधिवेशन होता है और विभाजन हो जाता है। और विभाजन भी सिर्फ इस वजह से कि इसके प्रस्तावों को किस तरीके से चलाया जाए, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि कब द्विराष्ट्र सिद्धांतों का प्रतिपादन कब हुआ था, प्रस्तावित कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज 24 दिसंबर 1930 को, ठीक। आगे क्वेश्चन, कार्बोनरी संस्था का निर्माण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि आप जो एंशियंट हिस्ट्री के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोनरी संस्था के बारे में बता देती हूँ कि इसका निर्माण होता है 1810 में। कार्बोनरी संस्था का, कार्बोनरी संस्था जो होती है वो एक गुप्त संस्था होती है, गुप्तचर संस्था होती है, ठीक। ध्यान रखिएगा, गुप्तचर संस्था होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको सन बता दिया कि कार्बोनरी संस्था का निर्माण कब होता है, 1810 में होता है। कौन करता है? मैत्सिनी करता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैत्सिनी। जब हम इटली का एकीकरण पढ़ते हैं तो इनका नाम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मैत्सिनी। इन्होंने 1831 में यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो संस्थाएं भी बनाई थी। और मैत्सिनी को इटली का आत्मा कहा जाता था, मतलब इटली का जो एकीकरण हुआ है उस एकीकरण में, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि ये तीन नाम आप बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए। एक नाम है मैत्सिनी का, इटली के एकीकरण में मैत्सिनी का नाम। दूसरा नाम है काउंट काबूर, काउंट काबूर। और तीसरा नाम गैरीबाल्डी, ठीक, अच्छे से समझते चलिएगा, गैरीबाल्डी, ठीक। अब इसमें मैत्सिनी जो है वो इटली के एकीकरण में, इनको मैत्सिनी को इटली के एकीकरण की आत्मा, काउंट काबूर को मस्तिष्क और गैरीबाल्डी को शरीर कहा गया था। यानी तीनों ने इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें जो मैत्सिनी थे इन्होंने 1810 में कार्बोनरी संस्था का निर्माण करते हैं और 1831 और 1834 में क्रमशः यंग इटली और यंग यूरोप, मार्से और बर्न में इसकी स्थापना करते हैं। ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि कार्बोनरी संस्था का निर्माण होता है 1810 में। कौन करता है? मैत्सिनी करते हैं। मैत्सिनी को इटली के एकीकरण का आत्मा कहा जाता था, काउंट काबूर को मस्तिष्क और गैरीबाल्डी को शरीर कहा जाता है। यानी इटली के एकीकरण में शरीर का काम किसने किया था? यानी इन तीनों ने मिलकर अपना मस्तिष्क, आत्मा और पूरा
शरीर लगाकर इन्होंने इटली का एकीकरण किया था। तो ध्यान रखिएगा, गुप्तचर संस्था होती है, कौन करता है? मैथिनी करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, स्वयं को जंगल की संतान मानने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो बैगा जनजाति थी जो स्वयं को जंगल की संतान मानती थी। हुआ यूं कि 18वीं शताब्दी के अंत में यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अगर बात करें तो जो जनजाति होते थे वो पूरे जंगल पे क्या था, उनका निवास होता था। जंगल के ही उपज से वो क्या करते थे, उसी पर निर्भर होते थे। लेकिन जब ब्रिटिश अधिकारियों को जंगल से लकड़ियों की जरूरत पड़ी, खेती का विस्तार करना पड़ा, कृषि का विस्तार करना पड़ा, तो इन लोगों ने इन जनजातियों को क्या करना, भगाना शुरू कर दिया। और एक टाइम आया कि ये जनजाति जो है बहुत कम क्षेत्र में रहकर सिमट गई थी। इसमें एक बैगा जनजाति के बारे में हम चर्चा करते हैं जो जंगल को अपनी मतलब क्या मानती थी, अपना मात्र, अपना पितृ के रूप में देखती थी और जंगल की संतान अपने आप को कहती थी। और इस बैगा जनजाति के साथ भी अंग्रेजों को कुल मिलाकर क्या करना था, तो अपना तरक्की करनी थी। और ये तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ये डिपेंड किस पे थे, भारतीय मजदूरों पर थे। कृषिक जो मजदूर होते थे, कृषियर, खेतिहर जो थे, जमींदार जो थे, पूंजी, इन सब पर वो पूरी तरीके से डिपेंड थे। तो स्वयं की यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि जंगल की संतान स्वयं को कौन मानता था, तो बैगा जनजाति मानती थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, किसने बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार कर गोली मार दिया? तो हडसन थे जो दिल्ली गए। क्या हुआ कि 1857 की क्रांति को एक नेता की जरूरत थी और 1857 के जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी वहाँ के जो आंदोलन चला रहे थे, वो पहुंच गए दिल्ली। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली जाकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता स्वीकार कर लिया। अब उस समय जब ये मई का समय चल रहा था और मई में ये रमजान का महीना चल रहा था और ये क्या कर रहे थे, सुबह की नमाज पढ़कर उठे हुए थे। इन्होंने देखा कि इनके पूरे किले को जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी थे उन लोगों ने घेर लिया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आज से हमारा बहादुर शाह जफर क्या होंगे, हमारे नेता होंगे, और डिक्लेयर कर दिया। बहादुर शाह जफर उस समय बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर जितने भी उनके सहयोगी थे उनसे मदद मांगी और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 1857 की क्रांति को अपना क्या करते हैं, अपना सपोर्ट करते हैं, अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। और फिर क्या होता है कि उस दिल्ली के बाद से जब लोगों को ये जानकारी होती है कि मुगल बादशाह इस क्रांति से जुड़ चुके हैं, तो हर जगह से छोटे छोटे क्रांतिकारी जो अपने आप को वहाँ का गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा, अपने आप को वहाँ का क्या कर बताए कि हम इनके जमींदार, हम इनके वायसराय, हम इनके गवर्नर जनरल के रूप में क्या कर रहे हैं, गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कानपुर में, ध्यान रखिएगा, नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ध्यान रखिएगा, लखनऊ से बेगम हजरत महल जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो है वो इसका नेतृत्व करने लगे। लेकिन बाद में अंततः क्या हुआ कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ, कानपुर, बिहार में आरा, जगदीशपुर से जो कुंवर सिंह थे, उन सब का धीरे धीरे क्या करने लगे, जितने भी अंग्रेज थे उनको जाकर विद्रोहों को दबाने लगे, कुचलने लगे। यहाँ पर दिल्ली में जो है वो नेतृत्व कर रहे थे निकलसन, लेकिन निकलसन की क्या कर दी थी, इन लोगों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर पहुंचते हैं हडसन। तो हडसन बहादुर शाह जफर को क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं और उनके बेटों और उनके पोतों को वहीं पर गोली मरवा देते हैं। और उसके बाद से बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन चूंकि पूछा है ना कि गोली किसने मारी थी, तो हडसन ने मारी थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के बाद कंपनी ने मैसूर राज्य को किस वंश को सौंप दिया था, तो वाडियार वंश को सौंप दिया था। ध्यान रखिएगा, ये श्रीरंगपट्टनम का युद्ध था जो था वो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वेलेजली थे। और इन्होंने बताया था जब इनकी हत्या हो जाती है तो इन्होंने कहा कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे क्या है, कदमों में है। ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। वेलेजली ने कहा था कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। इस युद्ध के बाद से टीपू सुल्तान क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात से ही आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। एक ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चूंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे मैसूर युद्ध में हो गई थी, लेकिन चूंकि चौथे युद्ध को श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कहते हैं और इसमें ही टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। और उसके बाद से मैसूर का राज्य जो था, जो हैदर अली के समय में जैकोबिन क्लब का सदस्य और जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, मैसूर को एक अलग छवि जिसने दी थी, वो पूरी तरीके से विलय हो गया वाडियार वंश में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फैक्ट समझ में आ रहा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो, तो ये प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करते रहें। आप एनसीईआरटी से बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।